दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मराठा राज्य संघ तथा पंजाब, अवध और मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों सबसे पहले हम मराठा राज्य संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है शिवनेर दुर्ग में। दोस्तों शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और वहाँ के देवी के नाम पर माता जीजाबाई ने इनका नाम शिवाजी रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कब? तो याद रखिएगा 1674 में। दोस्तों 16 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने पूना के आसपास दुर्गों को जीता था कब? तो उत्तर है 1645 से 1647 के मध्य दोस्तों शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को जीता था। और आप जान लीजिए शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए मराठा प्रशासन से संबंधित। तो इसमें पूछा गया है कि मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो उत्तर है राजस्व से संबंधित। तो याद रखिएगा दोस्तों, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार ये राजस्व से संबंधित अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? तो उत्तर है कुलकर्णी। आप जान लीजिए कि मराठा प्रशासन में कुलकर्णी गांव के भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था। जबकि पटेल ग्राम का मुखिया या मुख्य अधिकारी होता था और ये कर संबंधी न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। शिवाजी की माता जीजाबाई थीं किस वंश से संबंधित? आपको बताना है कि शिवाजी की माता जीजाबाई किस वंश से संबंधित थी। तो उत्तर है दोस्तों, शिवाजी की माता जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखू जी जाधव राव की पुत्री थीं। याद रखिएगा, शिवाजी की माता जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखू जी जाधव राव की पुत्री थीं। शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उत्तर है रायगढ़ में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर, रायगढ़, सलहार और शिवनेर दुर्ग में से शिवाजी ने मुगलों को हराया था किस युद्ध में? तो उत्तर है सलहार के युद्ध में। दोस्तों शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की और 50 वर्ष की अवस्था में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर और मालोजी भोसले में से वह जिसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो उत्तर है मलिक अंबर को। दोस्तों मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति में निपुणता प्रदान कर दी थी। वो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परंपरागत थी और वे इसमें और भी निपुण हो गए, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे। अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को
गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 हुई थी किसके मध्य? तो उत्तर है शिवाजी और जय सिंह के मध्य। दोस्तों शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि की शर्तें जो थी उसमें शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिया। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5 हजारी और उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और 1663 में शिवाजी रात्रि में चुपके से शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण किए। 1659 में बीजापुर राज्य ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा था, लेकिन अफजल खां ने मुलाकात के बहाने उनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने इसकी योजना को निष्फल कर उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था कब? तो 1663 में। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मराठा मंत्रिमंडल या प्रशासन से संबंधित कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता क्या थी? तो उत्तर है इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। आप जान लीजिए प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था और अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था जिसकी नियुक्ति शिवाजी के द्वारा की जाती थी। और आप जान लीजिए दोस्तों सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीशों तथा पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। अगला प्रश्न है शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का विरोध करते थे कौन? तो देशमुख। दोस्तों देशमुख शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का विरोध करते थे। देशमुख और देशपांडे जिलाधिकारी थे जो मामलतदार पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो उत्तर है समर्थ रामदास। याद रखिएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। अगला प्रश्न है बखर क्या है? तो दोस्तों बखर जो है इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन को बखर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन को बखर कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और बालाजी विश्वनाथ में से वह जिसे शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध नीति का महानतम प्रतिपादक वर्णित किया है? तो उत्तर है बाजीराव प्रथम को। दोस्तों बाजीराव प्रथम को गुरिल्ला युद्ध नीति का महानतम प्रतिपादक शिवाजी के बाद कहा गया है। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पानीपत के युद्ध के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो उत्तर है दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि मराठों का जो पेशवा का पद था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और पानीपत के तृतीय युद्ध में दोस्तों मराठों का जो पेशवा था वो बालाजी विश्वनाथ था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी और वह 1713 से 1720 तक पेशवा रहा था, लेकिन वंशानुगत पेशवा की संस्था का वास्तविक संस्थापक बाजीराव प्रथम था। 1720 में शाहू ने उसे बालाजी विश्वनाथ के रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया था और पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी होता था। वो वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन की देख रेख करता था। और आप देख लीजिए दोस्तों कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। वो युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था।
और दोस्तों इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां तथा सादुल्ला खां का समर्थन अब्दाली को मिला था। दूसरी तरफ मराठों को राजपूत, सिख और जाटों का समर्थन नहीं मिला और इस युद्ध में मराठों की तरफ से तोपखाने की कमान इब्राहिम खां गारदी ने संभाली थी। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से तोपखाने की कमान किसने संभाली थी? तो उत्तर है इब्राहिम खां गारदी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था किसको? तो उत्तर है गोविंद बल्लाल खेर को। ये आप जान लीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था, इस दौरान मराठा सेना को रसद आपूर्ति का कार्य गोविंद बल्लाल खेर को सौंपा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना है। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और साथ ही ये भी निश्चित हो गया कि मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेशवा ने पतदाम नामक कर लगाया था किस पर? तो उत्तर है विधवा पुनर्विवाह पर। पेशवा ने पतदाम नामक कर विधवा पुनर्विवाह पर लगाया था और शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा आप जान लीजिए कि पेशवा राजा का प्रमुख या प्रधानमंत्री होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगोला की संधि हुई थी कब? तो 1750 में संगोला की संधि हुई थी और इस संधि के तहत मराठा छत्रपति नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए तथा मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो ये था इब्राहिम खां गारदी। दोस्तों मराठों की तरफ से तोपखाने की कमान इब्राहिम खां गारदी ने संभाली थी और मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला ये मुसलमान सेना नायक था पानीपत के तृतीय युद्ध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने शासन किया था। तो उत्तर है अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। आप जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किया था। राजा राम की मृत्यु के बाद इसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसकी संरक्षिका बनी और उसने 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठों और अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि हुई थी कब? तो याद रखिएगा वर्ष 1782 में। दोस्तों देखिए, सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई और इस संधि का सबसे बड़ा महत्व ये रहा कि मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो मराठों के साथ 20 वर्ष तक जो है अंग्रेजों या ब्रिटिशों की शांति बनी रही। सालबाई की संधि का परिणाम था ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, सालबाई की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मराठा पेशवा किसे स्वीकारा था? तो उत्तर है माधव नारायण राव को। आप जान लीजिए दोस्तों, माधव नारायण राव को सालबाई की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मराठा पेशवा स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज और मराठा के मध्य सूरत की संधि कब हुई थी? तो उत्तर है 1775 ईस्वी में। दोस्तों सूरत की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1775 में अंग्रेजों और मराठा के बीच ये संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा या रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया था और अंग्रेजों ने युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनने का या बनाने का वचन भी दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बसीन की संधि 1802 में हुई थी किसके बीच में? तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। दोस्तों बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, मोकासा दान थे क्या? तो मोकासा दोस्तों भूमि से संबंधित दान होते थे। अगला प्रश्न है, वह जिसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद जोड़े गए? तो ये छत्रपति राजा राम के शासनकाल में।
दोस्तों छत्रपति राजाराम के शासनकाल में आप जान लीजिए कि अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद जोड़े गए थे। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम और विभाग के अध्यक्ष का पद। तो राज परिवार और दरबारी मामलों से संबंधित विभाग ये मंत्री होता था। विदेशी मामलों से संबंधित विभाग का जो अध्यक्ष था वो सुमंत था। शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग सचिव और वित्त विभाग अमात्य देखता था। अगला प्रश्न है दोस्तों पेशवाओं का सही कालक्रम क्या है? तो उत्तर है सबसे पहले बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, माधव राय नारायण और बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी से संबंधित विभिन्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सूरत की पहली लूटमार 1664 में, पुरंदर की संधि 1665 में, आगरा आगमन 1666 और राज्याभिषेक 1674 में। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी को मध्यकालीन समय के सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में किसने देखा है? तो उत्तर है जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार प्रमुख विचारक और इतिहास लेखक भी हैं। इन्होंने शिवाजी को मध्यकालीन समय के सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा है। यहाँ पर देखिए जो है मराठा प्रशासन से संबंधित अंतिम प्रश्न है कि पेशवाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो आप देखिए बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधवराव वे पेशवाओं का सही क्रम है। अब आइए दोस्तों पंजाब, अवध और मैसूर जो राज्य थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों मुर्शीद कुली खां, सआदत अली खान, फर्रुखसियर और सुजाउद्दीन में से स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक सआदत अली खान था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक सआदत अली खान था। बादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खान बुरहानुल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था और इसने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो उत्तर है दोस्तों अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक था और ये अवध का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न है अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था क्यों? तो ये कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब कौन था? तो ये था सआदत अली खां। दोस्तों देखिए वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब सआदत अली खान था। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो ये मंगलौर युद्ध के समय दोस्तों मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है शम्स उल मुल्क की उपाधि किसने धारण किया था? तो उत्तर है हैदर अली ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शम्स उल मुल्क की उपाधि याद रखिएगा हैदर अली ने धारण किया था। अगला प्रश्न है मद्रास का वह गवर्नर जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो इसका नाम था लॉर्ड मैकार्टनी। दोस्तों लॉर्ड मैकार्टनी मद्रास का गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी। दोस्तों आप जान लीजिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य और भी हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में हुई थी और 1765 की जो इलाहाबाद की संधि है आप देख सकते हैं ये शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह ने 1748 में सफदरजंग को नियुक्त किया था तो साम्राज्य के वजीर के रूप में। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के किस मिसल से संबंधित थे? तो दोस्तों रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे और 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शाह शुजा और रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की त्रिपक्षीय संधि कब संपन्न हुई थी? तो ये 1838 में। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये था 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी और ये 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो फकीर अजीज उद्दीन ये रणजीत सिंह का मंत्री था। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था दोस्तों? तो आप जान लीजिए कि राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि हुई थी किसके बीच में? तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दो ब्राह्मण भाई जिन्होंने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म को अपनाया था, तो ये थे अंतर सिंह और लहना सिंह। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने की है? तो ये देखिए, विक्टर जैंक्वेमांट ने दोस्तों रणजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब भी पराजित हुआ था, वो कौन था? तो ये था शुजाउद्दौला। दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को 3 भारतीय शक्तियों बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर नामक स्थान पर पराजित किया था और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता की स्थापना बक्सर युद्ध में विजय के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये 1780 से 1784 के बीच और मंगलौर की संधि ये 1784 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ कब? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। और आप जान लीजिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये कब हुई थी? तो ये 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए ही अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया है, ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस कारण 1799 में मैसूर राज्य पर वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया और मैसूर का राजा वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बनाकर मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? तो 1799 में। और देखिए कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, लॉर्ड वेलेस्ली का ये कथन संबंधित है किससे? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है दोस्तों। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने दंभ भरे शब्दों में कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि किसने संपन्न की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल 1786 से 1793 था, इसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में अंग्रेज निजाम और मराठों के त्रिगुट और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति आप जानते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के द्वारा हुई थी और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम और मराठों को देना पड़ा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इसमें आपने
देखिए, मराठा संघ और राज्य तथा देखिए पंजाब, अवध और मैसूर राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में जो है आपने रिवाइज किया। हमने जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बन सकते थे उनको भी इस वीडियो में आपके लिए शामिल किया ताकि आप आसानी से इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें और तैयार कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।